आज की कहानी का शीर्षक है एक पंडित और यमदूत की कहानी। और साथियों, कहानी वाकई बड़ी ज़बरदस्त है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें समझाया गया है कि किस प्रकार से भाग्य का लिखा हुआ कभी भी नहीं मिट सकता, चाहे कोई कितने भी प्रयास कर ले, कितने भी षड्यंत्र या प्रपंच क्यों न रच ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव में जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफ़ी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे और भी गांव पड़ते थे। पंडित अपने धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हष्ट-पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। अब पंडित जी को यह नाम बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और ज़्यादा पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ साथ चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। ठीक है कहकर पंडित जी अपनी धुन में चलते रहे। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित जी के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंच गए, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और पंडित के मित्र का गांव अभी काफ़ी दूर था। साथ ही रात भी होने वाली थी, इसलिए पंडित ने कहा कि रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी हुई है, इसलिए भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया कि ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं देकर आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूँगा। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहां भी यह महाकाल जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि अवश्य हो जाती है। अब कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसने रात में महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित जी से कहा कि आप चलो, मैं आपसे आगे मिलता हूँ, मुझे इस गांव में भी कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं आपसे आगे मिल लेता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और आखिर करता क्या है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने काट लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम भाई जिस गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते थे, इसीलिए तो मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा कि मैं समझ चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, सो यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया। लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही हो।
यह बात सुनकर पंडित ठिठक गया और बड़े ही कसम में पड़ गया कि यदि वास्तव में यह महाकाल एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर तो यही है कि अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से यह बात सुनते ही पंडित को बड़ा झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी भी सामान्य से व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। फलस्वरूप पंडित जी को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत ही है, इसीलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इस हेतु वह तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौट गया। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसे उसका मित्र उसी की ओर बहुत तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर बहुत प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफ़ी समय से उसके पीछे ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा और पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाता हूँ और हर पल चलता रहता हूँ। बस लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी खुद की समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं होता। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरे मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित ही होता है, दुखी ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने सहन कर लिया है, उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम स्वयं खुद खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र की यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था वो सब किया और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो व्यथित होता ही है, दुखी होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। सो पंडित ने भी किया, क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान तो अवश्य ही निकाल लेंगे। इसलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बातें बताईं। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ शेयर किया, साझा किया और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु भी नहीं होगी। यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी, इसलिए उसने पंडित के लिए महल में ही रहने की अच्छी सी व्यवस्था कर दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से मिल नहीं सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि उसे यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और आखिर वह दिन आ ही गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। सो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी सो गया, ताकि जल्दी जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था।
इसीलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही हो। सो उसी रात पंडित को रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया, क्योंकि वह राजा का खास विद्वान था। इसीलिए किसी भी सिपाही ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई भी पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े की पीठ पर बैठकर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर किसी दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग ये हुआ कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम पहर की नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था और दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी की बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया, वो भी रानी के बगल में। लेकिन वहां उसकी आखिर सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म सुना दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत करके उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंच गया। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? राजा के सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की पूरी कहानी सुना दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य से व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में ही राजा के ही कक्ष में उसकी रानी के बगल में जाकर सो जाए। यह तो सरासर आत्महत्या ही होगी महाराज। और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में भला आत्महत्या करने के लिए आऊँगा क्यों? राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद यह पंडित अपनी मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका परम मित्र था। इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से वापस लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पूरी तरह से सत्य कह रहा है। उस राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिला था और इसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी महाराज किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं दिखाई देता। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए यदि अब पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अर्थात उसके वचन का अपमान हो जाएगा, और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में मंत्रणा चर्चा करके ये सुझाव दिया कि राजन, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का मान भी रह जाएगा
और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को भी यह विचार बड़ा उपयुक्त दिखाई दिया और उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उससे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। उस सूत के धागे से पंडित के गले की नस कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ क्षणों में ही पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, हक्के बक्के थे, जो कि पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की आखिर मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें, चाहे जितने भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चित रहता है, पहले से ही बुना हुआ रहता है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता, तो अगले 6 महीने तक वह राजा के महल में कैद होकर हर रोज डर डर कर जीने की बजाय ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बची हुई जिंदगी जीता। प्रकृति ने जो भी कुछ बनाया है और उसे जैसा बनाया है, वह सब कुछ किसी न किसी कारण से वैसा ही है, और उसके वैसा होने पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का संबंध किसी न किसी घटना से है, जिसे घटित होना ही है। उदाहरण के लिए पंडित की मृत्यु का संबंध उसके मित्र से था, क्योंकि यदि वह उसके मित्र से मिलने न जा रहा होता तो उसे रास्ते में महाकाल न मिलता और पंडित उससे अपनी मृत्यु से संबंधित सवाल नहीं पूछता। यदि पंडित अपने मित्र से मिलने न जाता और पंडित का मित्र बचपन से ही गूंगा और अपाहिज ना होता, तो उसकी मृत्यु ना होती, क्योंकि उस स्थिति में वह अपने मित्र को पीछे से आवाज देकर रोक सकता था। अर्थात बचपन से प्रकृति ने उसे जो अपंगता दी थी, उसका संबंध उसकी मृत्यु से था। इसी तरह से पंडित को नींद में चलने की बीमारी है। यदि इस बात का पता स्वयं पंडित को पहले से होता, तो वह इस बात का जिक्र राजा से जरूर करता। फलस्वरूप वह राजा के महल से निकलता तो कोई ना कोई पहरेदार उसे जरूर रोक लेता, अथवा राजा ने कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की होती ताकि पंडित नींद में उठकर कहीं न जा सके। यानी हर घटना के घटित होने के लिए प्रकृति पहले से ही सारे बीज बो देती है, जो कि अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि किस घटना के घटित होने के लिए कौन कौन से कारण होंगे और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहां और कैसे बोए गए हैं। और इसी को हम सरल शब्दों में साथियों कहते हैं भाग्य। तो साथियों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।